Hello children. Yesterday we talked about the principles of management. We understood the concept. Okay, so today we are going to understand the exact nature of principles of management. Nature, as I have already told you, nature is nothing but the characteristics. So if you are asked nature of principle of management, so in introduction you can write principles of management are guidelines about different tasks. जो भी अलग अलग फंक्शंस करने हैं मैनेजर्स को, उसके लिए एक गाइडलाइन की तरह होते हैं ये प्रिंसिपल्स. सो दे आर लाइक गाइडलाइंस, राइट. दे आर लाइक गाइडलाइंस. तो टास्क कौन कौन से? टास्क आर नथिंग बट द फंक्शंस जो हमारे पीओडीसी के फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कैसे की करने चाहिए, उसके लिए ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या देते हैं, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं. सो दिस गाइडलाइंस हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. मैनेजर्स को जो डिसीजंस लेने होते हैं उसमें ये हेल्पफुल हो जाते हैं ये गाइडलाइंस. दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स बट नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ्स. So yesterday we understood that these principles they have come because of the experience of the experts. तो they are the essence of the experience. तो उनके एक्सपीरियंस की तरह से उन्होंने वो प्रिंसिपल्स बनाए हैं, इसलिए वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स तो है. ज़्यादातर वो सही ही है, ज़्यादातर वो एक्सेप्टेड है यूनिवर्सली, सबने इसको एक्सेप्ट किए हैं. बट फिर भी क्या बोलेंगे, दे आर नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ्स. क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं ये कभी कभी ऐसी कोई परिस्थिति होगी जैसे कि अभी परिस्थिति है, राइट. अभी देखो क्या है, कोरोना वायरस की वजह से एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम. अदरवाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वर्किंग फ्रॉम होम वॉज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी एंड फॉर सो मेनी डेज, तो इट वॉज नेवर अलाउड. तो ड्यूरिंग दिस टाइम नाउ द प्रिंसिपल्स आर चेंजिंग बिकॉज द सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड. इसलिए ये कभी भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होते, मतलब बस उसके जैसा ही करना है ऐसा नहीं. ये हमने कल भी बात की है कि ये फ्लेक्सिबल होते, ये रिजिड होते नहीं है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ्स नहीं है, बट दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ्स बोला जाएगा. देयर कैन बी रूल ऑफ एक्सेप्शन. जैसे कि आज की सिचुएशन है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड ओवर ऐसा एक प्रॉब्लम आ जाएगा. तो ऑल द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, ऑल बिजनेसेस आर एट स्टैंड स्टिल. तो रूल ऑफ एक्सेप्शन होगा तो ये प्रिंसिपल्स को भी हमको उस तरीके से अलग तरीके से भी अप्लाई करना पड़ेगा जब सर्कमस्टांसेस भी अलग होंगे. तो रूल ऑफ एक्सेप्शन की जगह इसमें है. कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी इसके जो हम बोलते हैं कि नेचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका हमने इंट्रोडक्शन लिख डाला. अभी हम एग्जैक्टली वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं. तो पहला पॉइंट वही आ रहा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है. इसको क्या है, यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड दे हैव बीन एक्सेप्टेड. वेरेवर कलेक्टिव ह्यूमन एक्टिविटी, कलेक्टिव यानी कि बहुत लोग एक साथ काम कर रहे होंगे, तो वेरेवर कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट्स आर नीडेड दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड. एक इंसान काम कर रहा, वहाँ पे इनका कोई मैनेजमेंट का ही कोई रोल नहीं होता. एक इंसान काम कर रहा है तो जब कलेक्टिव ह्यूमन एफर्ट होगा तो वहाँ पे दीज प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड. सो दे आर यूजफुल इन मोस्ट बिजनेस यूनिट्स एंड हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, राइट. अभी इसको जब आप इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जब आप इसको अप्लाई करते हो, उसी को क्या बोला जाता है, टेक्निक. टेक्निक यानी कि स्टेप्स और मेथड. जो भी आप स्टेप्स और मेथड अप्लाई करते हो फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, उसी को क्या बोला जाता है, टेक्निक. टेक्निक इज़ द स्टेप्स टेकन टू अचीव ऑब्जेक्टिव. तो ये टेक्निक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में चेंज अलग अलग होगा. टेक्निक मैनेजर टू मैनेजर, कल भी हमने बात की थी कि कैसे होगा वो टेक्निक, अलग अलग होगा. क्यों? क्योंकि यूनिट्स अलग अलग होते हैं ना. यूनिट्स की साइज़, टाइप, फॉर्म जो होते हैं बिजनेस एक्टिविटी के, वो अलग अलग होते हैं. इसलिए इसके टेक्निक भी सिमिलर रहेंगे नहीं, वो अलग अलग होंगे, राइट. अभी देखेंगे फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, वो रिजिड नहीं है, वो चेंजेबल है. दे आर नॉट कंक्लूसिव, मतलब जो बोला वैसे ही करना है उसको बोला जाता है कंक्लूसिव, वैसे नहीं है. और रिजिड, उसी को रिजिड बोला जाता है. दे आर चेंजेबल और फ्लेक्सिबल.
अभी इसका एग्जांपल एक दे रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, या आगे जब हम डिटेल में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें से एक प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या, अलग अलग काम अलग अलग लोगों को देना है। दैट मीन्स फाइनेंस डिवीजन का अलग मैनेजर होगा, ह्यूमन रिसोर्स का अलग मैनेजर होगा, ऐसे जितने भी आपके काम हैं उनके लिए आप क्या करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के अलग अलग आप मैनेजर उसमें रखोगे। ये इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो वो एक एक्सपर्ट, एक इंसान एक चीज़ के बारे में एक्सपर्ट होता है, तो वो उसी को वो काम उसको दे दो तो वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इट में बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली, मतलब हर काम के लिए अलग, उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है इन लार्ज यूनिट्स, क्योंकि जितने मैनेजर्स रखोगे उतना क्या देना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो लार्ज यूनिट्स के लिए ये अच्छी तरीके से ये प्रिंसिपल अप्लाई करना पॉसिबल है, बट इन स्मॉल यूनिट्स सेम प्रपोर्शन में डिवीजन ऑफ लेबर, division of work may not be possible because there few managers will be there, because it's a small unit, they cannot afford so many managers, so maybe one manager will be looking after 2 or 3 things. So वो इसीलिए बोले जाते हैं कि ये flexible है, looking at your need you need to apply them accordingly, so they are flexible, they are not rigid. And next is जनरल गाइडलाइन। ये क्या है, ये एक जनरल गाइडलाइन देते हैं, इसको एक कंक्लूसिव नहीं समझना है। फ्रेडरिक टेलर से लेके हेनरी फॉयल जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है ये प्रिंसिपल को डेवलप करने में, राइट। तो फ्रॉम फ्रेडरिक टेलर टू हेनरी फॉयल मेनी एक्सपर्ट्स प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल इन गिविंग दिस प्रिंसिपल्स या रेंडरिंग दिस प्रिंसिपल्स। एक दूसरा एक्सपर्ट है हैरोल्ड क्नूट्स, उसने तो बोला है कि ये जो मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी है उसको उसने जंगल बोला है। अभी आज के दिन में ये अभी अपने को एकदम सही लगता है कि कैसे जंगल की तरह मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा है। नाउ सी अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट यू आर डूइंग द थिंग्स ऑलवेज चेंज। जैसे अभी ये मजदूरों की आप हालत देख रहे हो, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो ठीक चलता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स भी होते हैं। जैसे अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है तो लाइक यू में है वो जॉबर जो कि आपने आउटसोर्स किया है, जो अपने वर्कर्स को बाहर से लेके आता है, तो दोज वर्कर्स आर नॉट ऑन योर पेरोल, है ना, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस यूनिट बिकॉज यू आर आउटसोर्सिंग देम। तो उनके ठीक से फिर आप केयर नहीं ले पाते हो। अभी उनका कितना प्रॉब्लम चल रहा है, सबके सब खाना पीना कुछ उनको सब यही बंद है, सब बिजनेस एक्टिविटी बंद है। तो ऐसे जो आउटसोर्स वाले होते हैं उनकी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जो पेरोल पे होते हैं उनको तो फिर भी द कंपनी इज़ गोइंग टू पे वॉट एवर दे कैन। सो इसीलिए इसको जंगल भी बोला जाता है। सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जनरल गाइडलाइंस है, दे आर द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एवरी यूनिट में हैव डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। जैसे आईटी वाले हैं तो वो घर से काम कर पाएंगे तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी टीचर्स हैं उनको भी इतना इजी टास्क नहीं है। तो स्कूल के डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, हर जो आपका काम है उसके अकॉर्डिंग। अभी हॉस्पिटल वालों को तो अभी घर पे बिठा ही नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनको तो रोज़ ही जाना पड़ रहा है, तो दे हैव बिकम द न्यू गॉड्स। तो इसलिए बोला जाएगा कि एवरी बिजनेस विल हैव डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो ये एक तरीके से अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं, उसमें से सिर्फ जनरल गाइडलाइन लेनी है। तो उनको तो वर्क फ्रॉम होम अभी पॉसिबल ही नहीं है, उनको तो वहाँ होना ही ज़रूरी है। किसकी बात कर रही हूँ मैं, जो अपने नर्सेस है, डॉक्टर्स है, जो अपने हॉस्पिटल स्टाफ है, उनको तो एकदम ही अभी ये टाइम पे उनके लिए अलग सिचुएशन है, तो उनको तो वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, उनका इसेंशियल काम आ गया। पुलिस डिपार्टमेंट आप देख लो, है ना। तो कोई कोई तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट के भी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये सब जगह पे अलग अलग तरीके से, लेकिन मैनेजमेंट तो वहाँ पे ज़रूरी है ना। तो ये जनरल गाइडलाइन की तरह हमको यूज़ करने हैं, अलग अलग सिचुएशन पे इनका अलग अलग तरीके से यूज़ होगा। अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल्स में नॉट गिव सिमिलर रिजल्ट्स, अलग अलग रिजल्ट्स भी तुमको मिलेंगे। सो दे नीड टू बी टेकन एज गाइडलाइंस एंड मैनेजर्स नीड टू यूज़ देयर ओन विजडम टू गेट द सॉल्यूशंस। इसमें से कैसे हम
अपने अपने सॉल्यूशंस निकालेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द विजडम ऑफ द मैनेजर. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दे आर ऑल बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. नाउ दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो ये एमसीक्यू के लिए भी है कि ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट. कलेक्टिव एक्टिविटी है, ह्यूमन बींग्स की कलेक्टिव एक्टिविटी हम पहले ही बोल चुके हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव डायरेक्ट रिलेशन एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर. ये जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई करते हो तो किसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है, ऑन ह्यूमन बिहेवियर. तो हम क्या चाहते हैं कि ऐसे इफेक्ट हो कि मैक्सिमम कोऑपरेशन आए और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बिकम ईजी. बट ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, इट इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना. ये क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना. हर एक का जो सोचना है वो सेम नहीं होता. जैसे बिजनेस यूनिट अलग अलग होते हैं, वैसे ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू हिज बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू हिज अपब्रिंगिंग. तो जैसे एक आप किसी को यू वांट टू गिव एनकरेजमेंट, तो दो लोगों को एक ही चीज़ से एनकरेजमेंट मिल जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है. किसी किसी को क्या होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंसेंटिव पैसे के रूप में देने से एनकरेजमेंट मिल जाता है. लेकिन किसी किसी को बचपन से पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं रहा, तो उसको कभी किसी ने उसकी सपोज़ घर में उसकी ऐसी बैकग्राउंड है कि माँ बाप ने कभी उसके लिए अच्छा ही ना बोला हो, तो उसको एक गुड वर्ड ऑफ प्रेज में वर्क एज एनकरेजमेंट. इसलिए इसमें साइकोलॉजिकल फिनोमेना बड़ा ही काम करता है, इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से अप्लाई करना पड़ता है. तो ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजिकल फिनोमिनन विच शुड बी कंसिडर्ड वाइल इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रिंसिपल्स. तो ये पॉइंट को कभी भी भूलना नहीं है कि ह्यूमन बींग्स आर एट द सेंटर. उनका कभी भी इंसल्ट करोगे तो बहुत ही क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, महाभारत खड़े हो जाते हैं. अभी नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिंजेंसी. कॉन्टिंजेंसी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी भी देखने को हमको मिल रहा है. जो पॉसिबिलिटी, हर पॉसिबिलिटी का आप अगर सोच के चलोगे तो आपका मैनेजमेंट कैसा बोला जाएगा, अच्छा बोला जाएगा. कॉन्टिंजेंसी वो होती है कि जो आगे आने वाली पॉसिबिलिटी, अनसीन कोई कोई पॉसिबिलिटी, जैसे आज का दौर चल रहा है वो कैसा है, अनसीन पॉसिबिलिटी वो आ गई है. और अभी सब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन कैसी है, ख़राब है, केसेस आर राइजिंग. तो ऐसी पॉसिबिलिटी के बारे में भी अगर आपने एज अ मैनेजर सोचा होगा तो आपको क्या करना पड़ता है, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. कॉन्टिंजेंसी और अनअवॉइडेबल सिचुएशंस मस्ट बी कंसिडर्ड बिकॉज दे कैन अराइज. नॉट जस्ट कोरोना, समटाइम्स व्हाट may happen, योर यूनिट में शट डाउन बिकॉज ऑफ अ ब्लास्ट, बिकॉज ऑफ जैसे कभी कभी क्या होता है, गैस लीक हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है. तो ऐसे टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन रुक जाएगा अगर कोई ब्लास्ट वास्ट हो गया, फैक्ट्री का काम रुक जाएगा. लेकिन ह्यूमन एंगल को भूलोगे नहीं ना आप, तो आपको जो आपके लोग हैं उनको क्या देना पड़ेगा, सैलरी तो देनी पड़ेगी ना. इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट. तो अभी भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं कि इवन इफ़ योर स्टाफ इज़ नॉट एबल टू कम, यू हैव टू ट्राई एंड नॉट कट देयर सैलरीज बिकॉज द टाइम्स आर वेरी डिफ़िकल्ट. तो ये जो अनसीन सिचुएशन अभी खड़ी हो गई है उसको, उस एलिमेंट को, तो दिस कंटिंजेंसी इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको कि हम अनसीन सिचुएशन बोलेंगे एंड इट शुड बी कंसिडर्ड. तो ये एलिमेंट है जो अप्लाई करना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को. अभी इसका एग्जांपल देते हैं, नीड टू पे अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल या फेयर वेजेस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस. ये एक प्रिंसिपल भी है जिसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन टू पर्सनल. प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल एक होता है जिसमें फेयर रेम्यूनरेशन की बात की जाती है. तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपके जो लेबर है उसका आप पर से विश्वास उड़ जाएगा और वो लेबर टर्नओवर बढ़ेगा, यानी कि आपकी कंपनी पे विश्वास उड़ जाएगा तो वापस काम करने आएंगे नहीं. इसकी बदले आपने अगर कंटिंजेंसी का सोचा होगा, अनसीन पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा होगा और आपका जो भी प्रॉफिट है उसमें से एक हिस्सा आपने इसके लिए बचा के रखा होगा, तो ऐसे टाइम पे भी आप उनको काम पर से निकालोगे नहीं, आप उनका सैलरी जितना हो सके आप कट करोगे नहीं. तो उनका क्या बढ़ेगा, आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा. कभी भी वो आपकी कंपनी छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, मतलब लेबर टर्नओवर बिल्कुल आएगा नहीं. आज की सिचुएशन में ये जो कंटिजेंसी जिसने सोचा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज ये कर पाएंगी. अदरवाइज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन,
most of the people are going to you know बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाने वाली है. People are going to lose their jobs, and as a result of that they are not going to have that kind of loyalty to the company again. If you call them again, they may not come to you. तो ये लेबर टर्नओवर तो आपका बढ़ ही जाने वाला है. इसलिए जो कंटिजेंसी का जो पॉइंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट है. अनसीन पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो, उसके लिए भी अलग से कुछ आप तजवीज़ करके रखो. यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, यू हैव टू थिंक अबाउट इट इन एडवांस, एंड देन you can take care of that situation very well. So provisions for the same should be there in adverse possibility. अभी जो adverse possibility चल रही है ऐसे कई तरह की होती है. तो adverse possibility में क्या करेंगे उसकी प्रोविज़न पहले से ही सोच के करके रखनी चाहिए. That is also one characteristic of principles of management.